उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ब्लैक गर्ल ने बड़े सर्द लहजे में राशील से मुखातिब होकर कहा, मैं जानता हूं कि तुम बेहद सफाक औरत हो, लेकिन यकीन करो जो कुछ मैं जानता था वो मैं मुवक्किल को बता चुका हूं। इससे ज्यादा मुझे मालूम नहीं है। राशील ने स्पाट लहजे में जवाब देते हुए कहा, देखो राशील, तुम मैडम अशमारा के दस्ते रास्त हो और मैडम अशमारा अपनी रहाइशगाह से गायब है। तुम बताओगे कि वो क्या कर रही है? ब्लैक गर्ल ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम कि मैडम क्या कर रही है। वो अपने काम के मुतालिक किसी को कुछ नहीं बताती। राशील ने जवाब दिया, खंजर मुझे दो। ब्लैक गर्ल ने मुवक्किल से मुखातिब होकर कहा। मुवक्किल के इशारे पर एक मुसल्ला आदमी ने तेजी से आगे बढ़कर अलमारी खोली और उसमें से एक बारीक मगर तेज धार खंजर निकालकर ब्लैक गर्ल की तरफ बढ़ा दिया। ब्लैक गर्ल खंजर हाथ में लेते ही तेजी से आगे बढ़ी और फिर वो घूमकर राशील की पुश्त पर आ गई। उसने खंजर वाला हाथ बुलंद किया और राशील ने दांत भींचकर आंखें बंद कर ली। उसे मालूम था कि एक लम्हे बाद वो अपनी एक आंख से हमेशा के लिए महरूम हो जाएगा, लेकिन इससे पहले कि ब्लैक गर्ल का खंजर नीचे आता, बाहर एक खौफनाक धमाका हुआ और उसके साथ ही बेतहाशा गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। यूं लग रहा था जैसे दो फौजें आपस में टकरा गई हों। ओह, ये किसने हमला कर दिया है? ब्लैक गर्ल ने बुखला कर खंजर एक तरफ फेंका और फिर दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। मुवक्किल और उसके दूसरे साथी भी उसके पीछे थे और राशील के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट दौड़ने लगी, क्योंकि उसे यकीन था कि मैडम अशमारा ने उसका खोज निकाल लिया है। वो अपने साथियों समेत ब्लैक गर्ल के हेडक्वार्टर पर चढ़ दौड़ी है। इधर जैसे ही ब्लैक गर्ल और उसके साथी दरवाजे से बाहर निकले, एक साया सा ऊपर छत के करीब बने हुए रोशनदान से नीचे कूदा। रोशनदान काफी बुलंदी पर था, लेकिन साये ने नीचे कूदने से पहले ही पैराशूट से कूदने वालों के अंदाज में कलाबाजी खाई और फिर उछलकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसके कदम फर्श से टकराए, वो तेजी से राशील की तरफ बढ़ा। इसके हाथों में एक चमकता हुआ खंजर था, जिसकी मदद से उसने बड़ी तेजी से उसके जिस्म के गिर्द बंधी हुई रस्सियां काट डाली और फिर उसने राशील को एक झटके से उठाकर कांधे पर लाद लिया। बॉस, जल्दी करो। अचानक रोशनदान से किसी की आवाज सुनाई दी और उसी लम्हे रोशनदान से रस्सी एक सीढ़ी नीचे फेंकी गई, जिसका दूसरा सिरा ऊपर रोशनदान में था और नीचे कूदने वाला राशील को उठाए बड़ी फुर्ती से सीढ़ी के जरिए ऊपर चढ़ता चला गया। राशील बोलने वाले की आवाज़ सुनकर यह हैरान रह गया, क्योंकि बोलने वाले का लहजा खालिस्तन मकामी था और वो सोच रहा था क्या मैडम अशमारा ने अपनी मदद के लिए मकामी लोगों को भी मुलाजिम रखा हुआ है। टाइगर इस फार्म हाउस से मोटरसाइकिल दौड़ाता कच्ची सड़क पर आया और फिर चंद लम्हों बाद वो सड़क पर पहुंच गया। एक लम्हे के लिए उससे ख्याल आया कि वो इमरान को इन लोगों के मुतल्लिक इतला दे, क्योंकि गैर मुल्की लोगों की वहां मौजूदगी से इतना वो समझ गया था कि ये कोई मुजरिम ग्रुप है जो इस मुल्क में किसी मिशन के लिए अपना जाल फैलाए बैठा है। लेकिन फिर उसने अपना इरादा फौरी तौर पर बदल दिया, क्योंकि जाहिर है मुजरिम अब इस फार्म में नहीं रह सकते और वैसे भी वहां उसका सामान नजर ना आया था। इसलिए वो समझ गया था कि मुजरिमों ने किसी को ट्रैप करने के लिए आरसी तौर पर जाल फैलाया था और वो फौरन इस फार्म को छोड़ देंगे। दूसरी बात यह कि उसे यकीन था कि जब भी चाहेगा उनका खोज निकाल लेगा, क्योंकि वो मुजरिमों की कार चलाता रहा था और उसने कार में एक ऐसी निशानी देख ली थी कि मुजरिम चाहे उसकी नंबर प्लेट के साथ साथ अगर उसका नंबर रंग भी बदल दें तो तब भी वो उस कार को ढूंढ निकालेगा। और जाहिर है कार का खोज लगने के बाद मुजरिम इसकी नजरों से बच नहीं सकते, इसलिए वो मुतमईन था और उसने सोचा कि नई लड़की से तफरीक करने के बाद वापसी में इमरान को कॉल करेगा, वरना हो सकता है कि इमरान फौरन ही उसे इस काम में पीछे लगा दे और उसकी खूबसूरत शाम बर्बाद हो जाए। और फिर नई लड़की मार्गरेट जॉलिन से उसकी दोस्ती भी नई नई थी। उसने अपना नाम तो गैर मुल्की लड़की को गलत बताया था, लेकिन लड़की ने नाम दुरुस्त बताया था, क्योंकि उसके ख्याल में उसमें खतरे वाली कोई बात ना थी। मार्गरेट जॉलिन से 2 रोज पहले उसकी इत्तेफाक से एक पार्टी में मुलाकात हो गई थी और फिर टाइगर को उसकी आज़ाद ख्याली पसंद आई थी। उसने उससे ताल्लुकात बढ़ा लिए और इस लड़की की टाइप को अच्छी तरह समझ गया था कि थोड़ी सी रकम के एवज उसके साथ अच्छी दोस्ती बनाई जा सकती है। टाइगर का किरदार हर लिहाज से बेदाग था, लेकिन नई नई लड़कियों से दोस्ती करने और उनके साथ घूमने फिरने से वो एहतराज ना करता था। चनाचा उसने पार्टी में ही लड़कियों को एक बड़ी रकम की झलक दिखाकर उससे आज शाम झील पर मिलने का वादा लिया था और वो इस लड़की से मिलने के लिए झील पर जा रहा था कि रास्ते में ये चक्कर चल गया। टाइगर मोटरसाइकिल दौड़ाता झील की तरफ बढ़ता चला जा रहा था और फिर थोड़ी देर बाद उसने मोटरसाइकिल झील के किनारे पर बने हुए कैफे के सामने रोक दी और खुद उतरकर कैफे में चला गया। उसे मुकर्रा वक्त से खासी देर हो गई थी, इसलिए उसे खतरा था कि कहीं मार्गरेट उसका इंतजार करके चली ना गई हो। कैफे में उससे जब मार्गरेट नजर ना आई तो उसने अपने दोस्त वेटर को बुलाकर उससे पूछा कि कोई लड़की उससे मिलने तो नहीं आई थी।
नहीं जनाब, वेटर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और टाइगर मुतमईन होकर अपनी मखसूस मेज की तरफ बढ़ता चला गया। वो सोच रहा था कि आखिर मार्गरेट अब तक क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि वो भूल गई है, लेकिन वो ऐसी लड़कियों की टाइप को अच्छी तरह जानता था। उसने नोटों की खासी मोटी गड्डी की झलक उसे दिखाई थी, इस लिहाज से उसका यहाँ पहुँचना यकीनी था। और उसी लम्हे उसे कैफे के दरवाजे में मार्गरेट जॉलिन दाखिल होती नजर आई और टाइगर ने हाथ उठाकर उसे इशारा किया और मार्गरेट मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ती चली गई। बड़ी राह दिखाई तुमने, मैं तो अब मायूस हो गया था। टाइगर ने उठकर इसका इस्तकबाल करते हुए कहा, मुझे एक शख्स का बड़ी शिद्दत से इंतजार था। उसने मुझे शाम को फ्लैट पर वक्त दिया हुआ था, लेकिन वो आया ही नहीं। मार्गरेट ने कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया, अरे वो कौन खुशकिस्मत है जिसे फ्लैट में आने की दावत मिली और वो बदनसीब पहुंचा ही नहीं। टाइगर ने उसे छेड़ते हुए कहा और साथ ही उसने वेटर को कुछ लाने का भी इशारा कर दिया। ओहो, ऐसी कोई बात नहीं। आज दोपहर को दिलचस्प वाकया हुआ। मैं लंच करने के लिए अपनी फर्म के करीब एक कैफ़े में बैठी थी कि एक गैर मुल्की घबराया हुआ वहां आ गया और फिर बातों ही बातों में मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो पुलिस की मंशियात की चेकिंग से घबरा कर आया है। मेरा ख्याल था इसके पास मंशियात होंगी, लेकिन उसने बजाय मंशियात के मुझे एक सस्ती सी अंगूठी दे दी और कहा कि मैं उसे हिफाजत से रखूं। शाम को वो फ्लैट पर आकर मुझे माकूल मुआवजा देकर अंगूठी ले लेगा। चनाचा मैंने अंगूठी ले ली और माकूल मुआवजे के चक्कर में उसका बिल भी अपने हिसाब में डलवा लिया, लेकिन अब इंतज़ार करके तंग आ गई हूँ, वो आया ही नहीं। अब मुझे एहसास हो रहा है कि इस गैर मुल्की ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। मार्गरेट ने झुल्लाए हुए लहजे में कहा, अच्छा, वाकई लगता तो ऐसा ही है। तुम्हें अंगूठी का चक्कर देकर उसने तुमसे बिल भरवा लिया। टाइगर ने हंसते हुए कहा, अंगूठी भी बेहद सस्ती सी है, वरना उससे ही बेचकर मैं बिल पूरा कर लेती। मार्गरेट ने बुरा सा मुंह बनाकर जेब से एक अंगूठी निकालते हुए कहा, दिखाओ मुझे। टाइगर ने उसके हाथ से अंगूठी लेते हुए कहा, अंगूठी वाकई आम सी और सस्ती सी थी। 10-12 रुपए में आम मिल जाती थी। वाकई बड़ी सस्ती सी अंगूठी है। कितना बिल भरा था तुमने? टाइगर ने अंगूठी को घुमाते हुए पूछा। 100 रुपया। उसने खाना खाया था। मार्गरेट ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। उसने जानबूझकर 100 रुपया बताया था, वरना एक चाय की प्याली गैर मुल्की ने पी थी। तुम ख्वामख्वाह परेशान हो रही हो। ये लो 100 रुपया, मैं यहाँ अंगूठी तुम्हारी निशानी समझ कर रख लूंगा। टाइगर ने जेब से नोटों की मोटी सी गड्डी निकालकर उसमें से एक नोट खींचकर मार्गरेट की तरफ बढ़ाते हुए कहा और मार्गरेट ने झपड़ कर 100 का नोट ले लिया। उसके चेहरे पर मुसरत के आसार उभर आए। एक प्याली चाय पिलाने के बदले 100 रुपया खासा मुनाफिया बख्श साबित हुआ था। टाइगर ने अंगूठी जेब में डाली और फिर वेटर का लाया हुआ खाना खाने में मसरूफ हो गया। खाना खाने के बाद उन्होंने कॉफ़ी पी और फिर टाइगर ने बिल अदा किया और वो दोनों कैफे से बाहर निकल आए। काफ़ी देर तक वो झील के किनारे घूमते फिरते रहे। जब खासी रात पड़ गई तो मार्गरेट ने वापस चलने के लिए कहा। फिर कब मुलाकात होगी? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें एक खूबसूरत साड़ी तोहफे में दूँ, इसलिए पूछ रहा था। टाइगर ने सरसरी लहजे में कहा, ओ डियर, फिर तो मैं कल ज़रूर मिलूंगी। तुम वाकई ही अच्छे दोस्त हो। मार्गरेट ने खुशी से उछलते हुए कहा, ओके, फिर कल यही मुलाकात होगी। आओ मैं तुम्हें शहर छोड़ दूँ। टाइगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसे मालूम था कि साड़ी का सुनकर वो कल ज़रूर आएगी और ये बात है कि टाइगर मसरूफियत का बहाना बनाकर साड़ी का वादा और आगे टाल देता। वो ऐसे कामों में माहिर था और फिर टाइगर ने उसे मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और वो दोनों शहर की तरफ चल पड़े। इस गैर मुल्की का हुलिया क्या था जिसने ये अंगूठी तुम्हें दी है? अचानक टाइगर ने ख्याल के आते ही पूछा। लंबा चौड़ा खूबसूरत जवान था, बाल सुनहरे थे, आंखें नीली थी। उसके चेहरे पर एक खास बात थी कि दाएं गाल पर एक लंबा सा जख्म का निशान था और ऐसा ही एक निशान उसकी ठोड़ी पर था, लेकिन निशानों की वजह से वो बदसूरत नहीं लग रहा था। मार्गरेट ने जवाब दिया, हाँ जाहिर है, बदसूरत क्यों लगता? टाइगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और मार्गरेट भी बेख्तियार हंस पड़ी। मगर तुम इस अंगूठी का क्या करोगे? अचानक मार्गरेट ने सवाल किया। कहा तो है तुम्हारी निशानी के तौर पर रखूंगा, शायद इस बहाने तुम अपने फ्लैट पर ही इस गैर मुल्की की तरह मुझे बुला लो। टाइगर ने जवाब दिया, बड़े शरीर हो तुम। वैसे तुम अच्छे दोस्त हो। कल फिर झील पर मिलने की बजाय मेरे फ्लैट पर ही आ जाओ। मैं तुम्हारी लाई हुई साड़ी पहनकर तुम्हें दिखाऊंगी भी और फिर इस साड़ी में ही हम सैर करने चलेंगे। मार्गरेट ने फौरन ही ऑफर करते हुए कहा। इसकी दावत बता रही थी, ये सब कुछ साड़ी का ही करिश्मा है। ओह शुक्रिया, फिर मैं कल फ्लैट पर ही आ जाऊंगा, मगर मुझे तुम्हारे फ्लैट का तो पता ही नहीं। टाइगर ने जवाब दिया, फ्लैट नंबर 10 विनिंगटन रोड। मार्गरेट ने पता बताते हुए कहा। 10 नंबर ये फ्लैट तो मुझे ही याद रहेगा, टाइगर ने हंसते हुए कहा और मार्गरेट भी हंस पड़ी। और फिर मार्गरेट के कहने पर टाइगर ने उसे एक चौक पर छोड़ दिया। शायद मार्गरेट उसे बगैर साड़ी के अपने फ्लैट पर ना ले जाना चाहती थी और टाइगर भी यही चाह रहा था कि किसी तरह मार्गरेट इस वक्त टले तो वो होटल में अपने कमरे में जाकर इस अंगूठी का तफसीली जायजा ले।
क्योंकि उसे अंगूठी की साख्त कुछ अजीब सी लगी थी और फिर गैर मुल्की का इस तरह घबरा कर और पुलिस चेकिंग से बचने के लिए अंगूठी दुनिया देना उसे शक में डाल रहा था। चनाचा उसने मार्गरेट को चौक पर उतारा और फिर कल आने का वादा करके उसने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी और अब जल्द से जल्द अपने होटल पहुंचना चाहता था। इमरान कार में सवार गुलिस्तान कॉलोनी की इस कोठी तक पहुंच गया जिसकी निशानदही मैडम अशमारा के लिबास में मौजूद आई विजन बटन ने की थी। कोठी से कुछ फासले पर उसने कार रोक दी और फिर कॉलोनी में देर तक कार में बैठा कोठी की निगरानी में मसरूफ रहा। लेकिन जब उसे वहां बैठे काफ़ी देर हो गई और उसने कोठी से किसी को निकलते या दाखिल होते ना देखा तो उसे उकताहट सी महसूस हुई। उसने सोचा कि वो कोठी के अंदर दाखिल होकर हालात का जायजा ले, शायद कोई ऐसी बात सामने आ जाए जिससे मैडम अशमारा के मिशन पर रोशनी पड़ सके। चनाचा वो कार से उतरा और फिर तेज तेज कदम उठाता कोठी की पुष्ट पर पहुंच गया। कोठी की दीवार तो ज्यादा ऊंची ना थी, लेकिन दीवार पर बिजली की नंगी तारें नस्ब की गई थी और इमरान इन तारों को देखकर ही समझ गया कि इन पर बरकी रूह भी दौड़ रही है। लेकिन इमरान भला ऐसे बचकाना हरबों से कहां डरने वाला था। उसने अपना कोट उतारा, फिर उसने उसे लहरा कर दीवार के ऊपर मौजूद तारों पर डाल दिया। दूसरे लम्हे उसने उछलकर दीवार की ईंटों पर हाथ जमाए और फिर हाथों के जोर पर वो उछलकर कोट के ऊपर चढ़ गया। कोट की वजह से उसका जिस्म तारों से मस ना हुआ और वो आसानी से दूसरी तरफ कूद गया। उसने कोट उतार कर दोबारा पहन लिया। कोठी की पिछली तरफ अंधेरा था जबकि सामने की तरफ बल्ब चल रहे थे, इसलिए इमरान समझ गया कि सामने मुसल्लह अफराद की मौजूदगी का इम्कान हो सकता है और पिछली तरफ दो सिर्फ बिजली की नंगी तारें लगाकर ही मुतमईन हो गए थे। इमरान कोट पहनकर तेजी से चलता हुआ आगे बढ़ा और फिर उसे दीवार के साथ लगा हुआ सैनिटरी पाइप छत तक जाता नजर आ गया। इमरान ने इधर उधर देखा और दूसरे लम्हे वो किसी बंदर की सी फुर्ती से पाइप पर चढ़ता चला गया। छत पर पहुंचकर वो एहतियात से कदम उठाता सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरता चला गया। दरमियानी मंजिल में एक राहदारी घूमकर बाएं तरफ चली गई थी। इसमें कमरों के रोशनदान थे और राहदारी में काट कबाड़ पड़ा हुआ था। एक रोशनदान सी रोशनी राहदारी में पड़ रही थी। इमरान एहतियात से राहदारी में चलता हुआ इस रोशनदान की तरफ बढ़ता चला गया। उसने रोशनदान के करीब पहुंचकर नीचे झांका। दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा। कमरे में मैडम अशमारा एक और गैर मुल्की के साथ मौजूद थी। रोशनदान जरा सा खुला हुआ था, इसलिए उसकी दोनों की बातों को मदद सी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। मैडम अशमारा इस गैर मुल्की से कह रही थी, माइकल फौरन शहर में फैले हुए अपने आदमियों को कॉल करके कहो कि वो फौरन शकील टाउन पहुंचकर कोठी नंबर 12 को घेर लें। राशील मिशन वाली अंगूठी समेत इस कोठी में है। हमें वहां छापा मारना होगा। मेरा ख्याल है ब्लैक गर्ल ने यहाँ ही हेडक्वार्टर बनाया हुआ है। मैडम का लहजा पुरजोश था। मगर मैडम, अगर यहाँ ब्लैक गर्ल का हेडक्वार्टर है तो हमें पूरी तरह तैयार होकर जाना होगा, क्योंकि जाहिर है वहाँ ब्लैक गर्ल का पूरा गैंग मौजूद होगा। दूसरे आदमी ने, जिसको मैडम ने माइकल के नाम से पुकारा था, जवाब देते हुए कहा, ओ हाँ, वाकई ये लोग बेहद खतरनाक हैं। हमें पूरी तरह तैयार होकर जाना चाहिए। तुम अपने आदमियों को वापस बुला लो। मैं खुद उनके साथ जाकर राशील को ले आऊंगी हर कीमत पर। मुकम्मल मिशन अंगूठी में है और ऐसा ना हो कि ब्लैक गर्ल और अंगूठी हासिल कर ले। मैडम अशमारा ने सर हिलाते हुए कहा और फिर माइकल कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैडम एक और दरवाजे में गायब हो गई। ब्लैक गर्ल और मिशन वाली अंगूठी से इमरान बहुत कुछ समझ गया था। उसे ख्याल आ गया था कि यकीनन बात इस अंगूठी की हो रही होगी, जिसे देते हुए मैडम अशमारा की जान निकल रही थी। उसने शादी वाले रोज से पहले ही अपने किसी आदमी राशील को वो अंगूठी दे दी थी और खाली अंगूठी इमरान को पकड़ा दी थी और अब वो राशील अंगूठी समेत किसी ब्लैक गर्ल के कब्जे में है। इमरान तेजी से वापस पलटा। उसने फैसला कर लिया था कि वो मैडम अशमारा से पहले ही इस राशील को उठा लाएगा ताकि उसे अंगूठी हासिल की जा सके। चनाचा वो वापस छत पर पहुंचा, फिर उसे सही सलामत कोठी से बाहर आने में कोई तकलीफ ना हुई। अलबत्ता जिस वक्त वो नीचे छलांग लगा रहा था, अचानक साइड रोड से एक मोटरसाइकिल गली में दाखिल हुआ। मोटरसाइकिल सवार ने मोटरसाइकिल का रुख इसकी तरफ किया, मगर इमरान ने उसका इरादा भांपते ही तेजी से उसे झुकाई दी और फिर वो तेजी से भागता हुआ दूसरी गली में बढ़ता चला गया। उसे मालूम था कि मोटरसाइकिल को घुमाने और उसके पीछे आने तक काफी वक्त लगेगा। इस दौरान वो अपनी कार तक पहुंच जाएगा। चनाचा वही हुआ। जब इमरान कार के करीब पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार सड़क पर नमूदार हुआ। इमरान फौरन ही कार के पीछे दुबक गया। मोटरसाइकिल सवार कुछ देर इधर उधर देखता रहा, फिर वो मैडम अशमारा की कोठी के गेट की तरफ बढ़ता चला गया। जब वो कोठी के अंदर दाखिल हो गया तो इमरान कार में दाखिल हुआ और दूसरे लम्हे वो तेज रफ्तारी से कार दौड़ाता हुआ करीबी चौक पर पहुंच गया। उसने कार रोकी और फिर नीचे उतरकर चौक में मौजूद पब्लिक फोन बॉथ में दाखिल हो गया। सिक्के डालकर उसने दानिश मंजिल के नंबर घुमाए, X2।
राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज़ सुनाई दी। ताहिर, मैं इमरान बोल रहा हूँ। तमाम मेंबरों को हिदायत दे दो कि वो 15 मिनट के अंदर स्टेन गनों और बमों से मुसल्ला होकर शकील टाउन की कोठी नंबर 12 पर पहुंच जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के अंदर मैं वहीं मौजूद हूँगा और जोसेफ को फ़ोन करके कह दो कि वो भी मेरे पास पहुँच जाए। उसे हिदायत करो कि वो मूविंग सीढ़ी वाला बैग अपने साथ ले आए। इमरान ने ब्लैक जीरो को हिदायत देते हुए कहा, बेहतर, मैं अभी हिदायत दे देता हूँ। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने इस बार अपने असल लहजे में कहा और इमरान ने रिसीवर हुक से लटकाया और फिर फ़ोन बॉक्स से निकलकर वो दोबारा कार में बैठा और फिर खासी तेज़ रफ्तारी से वो शकील टाउन की तरफ बढ़ता चला गया। शकील टाउन और गुलिस्तान कॉलोनी के दरमियान चूंकि खासा फासला था, दोनों कॉलोनियाँ शहर के मुखालिफ सिमतों में थी, इसलिए इमरान को उम्मीद थी कि वो जितना भी तेज़ी से जाए बहरहाल से शकील टाउन पहुंचने में 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे। इसलिए उसने मुखबरों को वहां पहुंचने के लिए 15 मिनट दिए थे। उससे मालूम था कि 15 मिनट के अंदर वो सब लोग वहां पहुंच जाएंगे। और फिर वाकई इमरान की कार जब शकील टाउन की हदूद में दाखिल हुई तो उससे चले हुए 12 मिनट गुजर चुके थे। थोड़ी देर बाद इमरान ने 12 नंबर कोठी चेक कर ली। इस कोठी के दोनों अतराफ खाली प्लाट पड़े हुए थे। इमरान ने कार एक तरफ खड़ी की और फिर नीचे उतर आया। सफदर, कैप्टन शकील और नुमानी वहां पहले ही मौजूद थे और फिर 3 मिनट के अंदर बाकी लोग भी वहां पहुंच गए। जोसेफ भी कार में पहुंच गया और इमरान ने उन्हें हिदायत देना शुरू कर दी। वो चूंकि कोठी से काफी दूर अंधेरे में खड़े थे, इसलिए उन्हें देख लिए जाने का खतरा न था। इमरान से हिदायत मिलने के बाद वो सब तेजी से बिखरते चले गए। आओ मेरे साथ, इमरान ने उनके जाने के बाद जोसेफ से मुखातिब होकर कहा और फिर वो जोसेफ को हमरा लिए हुए तेजी से चलता हुआ कोठी के पुष्ट की तरफ बढ़ता चला गया। कोठी के पुष्ट पर पहुंचकर इमरान ने जोसेफ के हाथ से बैग लिया और फिर उसमें से एक मखसूस किस्म की रस्सी निकाल ली। कोठी के अंदर उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और कोठी की दीवार भी खासी ऊंची थी, इसलिए इमरान ने अंदर जाने के लिए एक और ही तरीका सोचा था। उसने बैग में से एक चौड़े दहाने वाले गन की पार्ट्स निकाले और फिर उसे तेजी से जोड़ दिया। फिर उसने रस्सी का एक सिरा जिसके अंदर मखसूस किस्म का आंकड़ा लगा हुआ था इस गन के बैरल के आखिर में डाला और गन और रस्सी का गुच्छा उठाए वो दीवार के साथ मौजूद एक घने और ऊंचे दरख्त पर चढ़ता चला गया। जोसेफ ने बैग बंद किया और उससे कांधे पर लटकाकर वो भी दरख्त पर चढ़ता चला गया। उसे मालूम था कि इमरान अंदर जाने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहता है, क्योंकि इमरान ने इस बैग में मौजूद सामान के इस्तेमाल की जोसेफ को खास तौर पर ट्रेनिंग दी थी और ये बैग पूरी इम्रो अय्यार की ज़मील थी। इसमें इमरान ने इमरजेंसी के लिए ऐसी चीज़ें रखी हुई थी जो बिज़ाहिर तो किसी काम को दिखाई नहीं देती थी, लेकिन जोसेफ जानता था कि उनके जरिए से क्या कुछ नहीं किया जा सकता। इमरान ने दरख्त पर पहुंचकर रस्सी का दूसरा सिरा दरख्त की एक मजबूत शाख से बांधा और फिर गन को कोठी की इमारत की तरफ करके उसने एक मखसूस जाविये से उसे झुकाया और फिर ट्रिगर दबा दिया। उसके हाथ को हल्का सा झटका लगा और गन के बैरल में से आंकड़ा निकलकर गोली की सी रफ्तार से इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। रस्सी तेजी से खुलती चली जा रही थी और फिर आंकड़ा छत के मंड पर जाकर और गिरा और इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रस्सी के दूसरे सिरे को मखसूस अंदाज में झटका देकर खींचा और रस्सी तन गई। अभी बहुत सी रस्सी बची हुई थी, इसलिए इमरान ने उसे खींचकर इसको दरख्त की शाख से मजबूती से बांध दिया और अब दरख्त और इमारत के दरमियान रस्सी तनी हुई थी। रस्सी चूंकि स्याह रंग की थी, इसलिए वो गौर से देखने पर ही नजर आ सकती थी। मेरे पीछे चले आओ, इमरान ने कहा और फिर उसने तनी हुई रस्सी को पकड़ा और तेजी से झूलता हुआ आगे बढ़ता चला गया। इसकी रफ्तार खासी तेज थी, इसलिए चंद ही लम्हों में वो रस्सी से लटकता हुआ इमारत की छत पर पहुंच गया। जोसेफ ने बैग की डोरी को गले में डाला और चंद ही लम्हों बाद जोसेफ भी इमरान की पैरवी में रस्सी से झूलता हुआ इमारत की छत पर पहुंच गया और फिर वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आए और चंद ही लम्हों बाद इमरान एक राहदारी में पहुंच गया। इमरान की साख से ही उसने उसके अंदरूनी बनावट का अंदाजा लगा लिया था, इसलिए वो राहदारी में गुजरकर एक जगह रुक गया। यहाँ एक बड़ा सा रोशनदान था जिसमें से रोशनी बाहर आ रही थी। इमरान ने अंदर झांका तो इसकी आंखों में चमक उभर आई। कमरे में उसे हर तरफ दीवारों के साथ तशद्दुद के आलात लटके हुए नजर आ रहे थे। दरमियान में एक पंच पर एक गैर मुल्की नौजवान रस्सियों से जकड़ा पड़ा, जबकि कमरे में एक नौजवान लड़की जिसके चेहरे पर स्याह रंग का नकाब पहन रखा था 3 मुसल्लह अफराद के साथ मौजूद थी। स्याह नकाब देखकर वो समझ गया कि यही ब्लैक गर्ल होगी जिसका जिक्र मैडम अशमारा ने किया है। मैं जानता हूँ कि तुम बेहद सफ़ाक औरत हो, लेकिन यकीन करो जो कुछ मैं जानता था वो मैंने मुवक्किल को बता चुका हूँ। इससे ज़्यादा मुझे नहीं मालूम। बंधे हुए गैर मुल्की की आवाज़ सुनाई दी। देखो राशील, तुम मैडम अशमारा के दस्ते रास्त हो और मैडम अशमारा अपनी रहायशगाह से गायब है। तुम बताओगे कि वो क्या कर रही है? ब्लैक गर्ल ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए कहा।
मुझे नहीं मालूम कि मैडम क्या कर रही है, वो अपने काम के मुतालिक किसी को कुछ नहीं बताती, राशिल ने जवाब दिया। और इमरान इन सवालों जवाब से समझ गया कि ब्लैक गर्ल को इस अंगूठी के बारे में कोई इल्म नहीं, इसलिए अंगूठी यकीनन राशिल के पास महफूज होगी। जनाजा इमरान ने हाथ बढ़ाकर अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की विंड बटन को दोबारा जोर से दबाकर एक लम्हे का वक्फा दिया और फिर दोबारा दबा दिया। तैयार हो, मैं नीचे जाऊंगा, इमरान ने सरगोशियाना लहजे में जोसेफ से कहा और जोसेफ ने सर हिला दिया। इमरान ने अपने साथियों को मखसूस कौशन दे दिया। चंद लम्हे बाद ही कोठी के सामने के रुख पर अचानक तेज फायरिंग की आवाज़ें गूंज उठी और बम का खौफनाक धमाका हुआ। ब्लैक गर्ल जो इस वक्त खंजर उठाए राशिल पर तशद्दुद करने ही वाली थी कि फायरिंग और बम का धमाका सुनकर चौंक पड़ी। उसने खंजर एक तरफ फेंका और दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। उसके दूसरे मुसल्ला साथी भी उसके पीछे थे। होशियार, इमरान ने कहा। फिर उसने एक झटके से रोशनदान को पूरी तरह खोला और दूसरे लम्हे उसने रोशनदान के जरिए नीचे कमरे में छलांग लगा दी। कलाबाजी खाकर वो मखसूस अंदाज में नीचे गिरा और जैसे ही उसके पैर जमीन पर जमे, इसने फुर्ती से जेब से खंजर निकाला और राशिल के जिस्म के गिर्द बंधी हुई रस्सियां काट दी। फायरिंग अब पहले से ज्यादा जोर पकड़ गई थी और इमरान ने रस्सियां काटते ही खंजर वापस जेब में डाला और झपटकर बेंच पे पड़े हुए राशिल को उठाकर कांधे पर लाद लिया। बॉस जल्दी करो, इसी लम्हे रोशनदान से जोसेफ की आवाज़ सुनाई थी। उसके साथ ही रोशनदान इससे जोसेफ ने रस्सी की सीढ़ी नीचे फेंक दी और इमरान राशिल को कंधे पर लाते तेजी से सीढ़ी के जरिए ऊपर रोशनदान की तरफ चढ़ता चला गया और फिर जोसेफ ने राशिल को इमरान से लिया और उसे कांधे पर डालकर तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागता चला गया। इमरान ने फुर्ती से सीढ़ी लपेट कर बैग में डाली और बैग की डोरी गले में डालकर वो भी छत की तरफ दौड़ पड़ा। जब वो छत पर पहुंचा तो उसने जोसेफ को एक हाथ से तनी हुई रस्सी से लटकते हुए देखा, जबकि उसने दूसरे हाथ से राशिल को संभाला हुआ था। इमारत चूंकि खासी बुलंद थी और इमरान ने जानबूझकर उसका दूसरा सिरा नीचे करके बांधा था, इसलिए इंसान इमारत की तरफ से आते हुए खुद ब खुद फैलता चला जाता था। दूसरी शर्त इतनी थी कि इस पर हाथ की गिरफ्त मजबूत हो और जोसेफ चूंकि इस मामले में ट्रेंड था, इसलिए वो राशिल को उठाए चंद ही लम्हों में दरख्त पर पहुंच गया। इसके बाद इमरान ने भी इसकी पैरवी की। जब इमरान दरख्त पर पहुंचा तो जोसेफ राशिल समेत दरख्त से नीचे उतरकर अंधेरे में गायब हो चुका था। इमरान ने उससे पहले ही राशिल समेत राना हाउस पहुंचने की हिदायत दे दी थी। इमरान ने दरख्त पर पहुंचते ही रस्सी को मखसूस अंदाज में झटके देने शुरू कर दिए और जैसे ही रस्सी ढील हुई, इमरान ने रस्सी को जोरदार झटका देकर अपनी तरफ खींचा और छत से निकलकर दीवार से हल्का सा टकराया और नीचे गली में आ गिरा। इमरान के हाथ बिजली की सी तेजी से चल रहे थे। चनाचा चंद ही लम्हों में उसने रस्सी लपेटकर बैग में डाली और फिर दरख्त से नीचे उतरकर वो अपनी कार की तरफ भागता चला गया। उसने भागते हुए घड़ी के विंड बटन के जरिए वापसी का कौशन दिया और उसके साथ ही जोरदार फायरिंग में अचानक कमी आ गई और इमरान मुतमईन होकर अपनी कार तक पहुंच गया और चंद ही लम्हों बाद उसने कार मोड़ी और तेजी से शहर की तरफ बढ़ता चला गया। जैसे ही उसने एक चौक पर से कार मोड़ी, उसे दूर से पुलिस गाड़ियों के पहिए चीखते हुए सुनाई दिए और इमरान समझ गया कि फायरिंग की आवाज़ें सुनकर किसी ने पुलिस को कॉल दिया होगा। लेकिन इमरान मुतमईन था, अब पुलिस जाने और ब्लैक गर्ल वो अपना काम मुकम्मल कर चुका था। उसे मालूम था कि सीक्रेट सर्विस के मेंबर चंद ही लम्हों में बिखर कर वापस अपने अपने फ्लैटों पर पहुंच जाएंगे। मैडम अशमारा की वैगन तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई जैसे ही टाउन में दाखिल हुई, वो वहां पुलिस की गाड़ियों को दौड़ते हुए देखकर चौंक पड़ी और फिर जब उसने पुलिस की गाड़ियों को कोठी नंबर 12 को घेरे हुए देखा तो उसने ड्राइवर को आगे बढ़े जाने के लिए कहा। उसे ये बात समझ में ना आ रही थी कि आखिर पुलिस ने ब्लैक गर्ल के हेडक्वार्टर पर क्यों छापा मारा है। जब उसकी वैगन काफ़ी आगे चली गई तो मैडम ने वैगन एक तरफ रोकने के लिए कहा। फिर उसने वैगन के डैशबोर्ड के नीचे एक बटन दबाया और डैशबोर्ड पर लगा हुआ एक सुर्ख रंग का बल्ब जल उठा और फिर जैसे ही बल्ब सब्ज हुआ, हेलो मैडम अशमारा कॉलिंग यू ओवर। मैडम अशमारा ने एक और बटन दबाते हुए कहा, यस माइकल स्पीकिंग ओवर। दूसरी तरफ से माइकल की आवाज़ सुनाई दी जो हेडक्वार्टर में मौजूद था। माइकल, ब्लैक गर्ल की कोठी पर पुलिस ने छापा मारा है, यकीनन यहाँ कोई ख़ास बात हुई है। बहरहाल तुम ज़रा अरेंज फॉर मशीन पर चेक करो क्या राशिल अभी तक इस कोठी में है। हो सकता है पुलिस के छापे की वजह से ब्लैक गर्ल वहां से पहले ही निकल गई हो और राशिल को भी हमरा ले गई हो। अगर राशिल कोठी में है तो हम पुलिस की वापसी का इंतजार करेंगे, वरना ब्लैक गर्ल के पीछे जाएं। ओवर, मैडम अशमारा ने कहा। बेहतर मैडम, मैं मालूम करता हूँ, आप होल्ड करें। ओवर, माइकल ने जवाब दिया और मैडम खामोश होकर बैठ गई। उसके जिस्म में बेचैनी की लहरें दौड़ रही थी। उसे राशिल से ज्यादा अंगूठे की फिक्र थी और फिर पुलिस का छापा, कुछ समझ में बात ना आ रही थी। फिर 5 मिनट बाद ट्रांसमीटर से माइकल की आवाज़ उभरी, हेलो मैडम। ओवर, माइकल के लहजे में अजब सा जोश से पनाह था।
यस माइकल, क्या रिपोर्ट है? ओवर, मैडम ने बेचैन लहजे में पूछा। मैडम, राशेल अब ब्लैक गर्ल वाली कोठी में नहीं है, बल्कि रेंज 4 के मुताबिक वो इस वक्त मॉल स्ट्रीट रोड की एक इमारत में है। इमारत के बिल्कुल सामने सड़क के पार उल्गा होटल है, यही इस इमारत की निशानी है। ओवर, माइकल ने पुरजोश लहजे में कहा। ओह, मेरा ख्याल ठीक था कि ब्लैक गर्ल पुलिस छापे से कबल ही राशेल समेत निकल गई होगी। ठीक है, ये कोठी ना सही, वो इमारत ही सही। ओवर एंड ऑल, मैडम ने करख्त लहजे में कहा और बटन ऑफ कर दिया। मॉलसरी रोड और ओल्गा होटल देखा हुआ है, ड्राइवर ने मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो चलो वहां, मैडम ने कहा और ड्राइवर ने गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी और फिर मुख्तलिफ सड़कों से गुजरकर वो मोलसरी रोड पर पहुंच गई। ड्राइवर ने वैगन ओल्गा होटल के अजीमुल शान इमारत के सामने रोक दी। मैडम ने होटल के मुकाबले की इमारत पर नजर डाली। इमारत बहुत वसी और अरीज थी और साख्त के एतबार से नहीं लग रही थी। यूं लगता था जैसे इमारत को नए सिरे से मुरम्मत किया गया हो। कमाल है, इतनी बड़ी इमारत ब्लैक गर्ल ने कैसे हासिल की? मैडम ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो चंद लम्हे तनकीदी अंदाज से इमारत का जायजा लेती रही, फिर उसने अपने साथियों को अंदर दाखिल होने के लिए हिदायत देना शुरू कर दी। उसके साथ सारे साथी सर हिलाते हुए वैगन से निकलते चले गए। क्योंकि ये इमारत शहर के वस्त में थी, इसलिए मैडम ने यहाँ बेतहाशा फायरिंग करने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया, क्योंकि यहाँ पुलिस फौरन ही पहुँच सकती थी और फिर उनकी वापसी यहाँ से मुश्किल हो सकती थी। इसलिए मैडम ने यह प्रोग्राम बनाया था कि इसकी साथी इमारत के गिर्द फैल जाएं और मैडम पहले खुद अंदर दाखिल होगी और फिर जब वो कॉशन देगी तो उन्होंने दीवारें फांक कर अंदर आना है। मैडम ने यही सोचा था कि वो अंदर पहुंचकर गैस बम फेंककर ब्लैक गर्ल के तमाम साथियों को बेहोश कर देगी और इसके बाद जब उसके साथी अंदर आएंगे तो वो बगैर शोर मचाए ब्लैक गर्ल और उसके साथियों का खात्मा करने के साथ साथ राशेल को भी लेकर निकल जाएगी। ये अगर खतरा हुआ तो फिर इसके साथी बेतहाशा फायरिंग करके भी हालत को संभाल सकते हैं। चनाचा साथियों के नीचे उतर जाने के बाद मैडम अशमारा ने सीट के नीचे मौजूद बक्स से एक ताकतवर गैस बम निकाला। इस बम में बेहोश कर देने वाली जर्द असर गैस मौजूद थी। बम भरते ही गैस तेजी से पूरी इमारत में फैलती चली गई और जाहिर है वहां मौजूद लोग चंद ही लम्हों में बेहोश हो सकते थे। उसके बाद काम आसान हो जाता। गैस वो कोट की जेब में डालकर मैडम नीचे उतरी और फिर तेज तेज कदम उठाती इमारत की गेट की तरफ बढ़ती चली गई। गेट के सामने से होकर वो साइड की गली में घुसती चली गई। इमारत की दीवारें खासी बुलंद थी, लेकिन मैडम उनकी तरफ से बेफिक्र थी क्योंकि उनके पास और उसके तमाम साथियों के पास कुमंदे मौजूद थी। मैडम के जरिए कुमंदे डालकर वो आसानी से दीवारों पर चढ़ सकते थे। मैडम में इस हद तक बढ़ती गई जहां से उसके अंदर के मुताबिक इमारत का सहर खत्म होकर असल इमारत शुरू हो रही थी, क्योंकि वो इमारत के बिल्कुल करीब ही बम फेंकना चाहती थी ताकि एक बम की गैस इमारत के अंदर फैल सके, वरना सहन में बम फेंकने से गैस हवा में फैलकर जाया हो सकती थी। उसने जेब से कुमंद निकाली और फिर उसको आंकड़े वाला सर पकड़ा और उसने मखसूस अंदाज में हाथ घुमाया और आंकड़ा दीवार की दूसरी तरफ से रुखने में फंस गया। उसको खींचकर मैडम ने उसके तनाव का अंदाजा लगाया और फिर बंदर की सी फुर्ती से वो इसके जरिए से दीवार पर चढ़ती चली गई। चौड़ी दीवार पर पहुंचकर वो इस पर लेट गई ताकि वो दूर से उसे देखा ना जा सके और फिर लेटे ही लेटे उसने जेब से गैस बम निकाला और हाथ घुमाकर उसने उसे इमारत के वसी बरामदे में फेंक दिया। एक हल्का सा धमाका हुआ और गैस बम बरामदे की अंदरूनी दीवार से लगकर फट गया और दूधिया रंग की गैस इसमें से निकलकर तेजी से फैलती चली गई। मैडम 5 मिनट तक दीवार पर ही साकित पड़ी रही। उसके बाद उसने रस्सी को समेटा और दूसरे लम्हे उसने दूसरी तरफ छलांग लगा दी और फिर जेब से रिवॉल्वर निकालकर वो बड़े मोहतात अंदाज में इमारत की तरफ बढ़ती चली गई। बरामदे में पहुंचकर वो जरा सी रुकी। गैस की हल्की सी बू से महसूस हो रही थी। इस गैस की खासियत ये थी कि वो जितनी तेजी से फैलती थी उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाती थी। उसने अंदर आहट की सुन लेने की कोशिश की, लेकिन इमारत में खामोशी थी और फिर मैडम सांस रोके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती चली गई। दरमियानी राहदारी में मौजूद कमरे के दरवाजों में से एक में से रोशनी निकलकर राहदारी में पड़ रही थी और वो आहिस्ता आहिस्ता इस कमरे की तरफ खिसकती गई। दरवाजे के पास पहुंचकर वो एक लम्हे के लिए रुकी और दूसरे लम्हे उसने सर बढ़ाकर कमरे के खुले दरवाजे से अंदर झांका और चौंक कर आगे बढ़ गई। कमरे के दरमियान में राशि एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसका सर ढलका हुआ था। कुर्सी के एक तरफ से लोहे के राड निकलकर दूसरी तरफ गायब हो गए थे। इन राडों की वजह से राशील इस कुर्सी से बाहर ना निकल सकता था। कुर्सी के करीब ही एक देवहेकल हबशी जमीन पर पड़ा हुआ था और कुर्सी के दाएं तरफ एक मकामी नौजवान भी जमीन पर पड़ा हुआ था। इसके हाथ में अभी तक रिवॉल्वर दबा हुआ था। वो सब बेहोश थे। मैडम उछलकर कमरे में दाखिल हुई। उसने सबसे पहले कुर्सी के एक पाइप पर लगा हुआ बटन जो दूर से ही साफ नजर आ रहा था दबाया तो राड गायब हो गए। मैडम ने फुर्ती से राशेल को उठाकर कांधे पर लादा और तेजी से कमरे से बाहर निकलती चली गई। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि वो सारी इमारत चेक कर लें
ताकि ब्लैक गर्ल और उसके साथी जो यकीनन कहीं बेहोश पड़े होंगे उनका खात्मा कर दे, लेकिन फिर उसने अपना ख्याल बदल दिया। उसका मकसद हल हो रहा था और वैसे भी ब्लैक गर्ल और उसके साथी कहीं नजर ना आ रहे थे, इसलिए वो राशेल को उठाए तेजी से फाटक की तरफ बढ़ती चली गई और चंद लम्हों बाद वो फाटक की सीली खिड़की खोलकर बाहर आ गई। सड़क सुनसान पड़ी थी, इसलिए चंद ही लम्हों बाद वो राशेल को वैगन में पहुंचाते हुए कामयाब हो गई और उसके साथ ही उसने अपने साथियों को ट्रांसमीटर से वापस वैगन के पास आने का हुक्म दिया और फिर इसके साथ ही एक एक करके वैगन में पहुंच गए। वो सब हैरान थे कि मैडम अकेली ही ब्लैक गर्ल के कब्जे से राशेल को निकाल लाने में कामयाब हो गई है। बहरहाल चूंकि काम मुकम्मल हो चुका था, इसलिए जैसे ही वो वैगन में सवार हुए मैडम ने ड्राइवर को हेडक्वार्टर वापस जाने का कह दिया और तेजी से वैगन से आगे बढ़ती चली गई। फायरिंग और धमाकों की आवाज सुनते ही ब्लैक गर्ल, मुअक्कल और उसके साथ ही तेजी से बाहर को लपके। फायरिंग दीवारों पर बने हुए छोटे छोटे आराइशी सतूनों के पीछे से हो रही थी। फायरिंग में इतनी शिद्दत थी कि इन सबको आड़ में दहकना पड़ा। उसके बाद ब्लैक गर्ल और साथी मुसलसल इस ताड़ में रहे कि वो किस तरह इनमें से किसी को मार गिराएं, मगर फायरिंग करने वाले बेहद मोहतात थे और उनकी फायरिंग कुछ इस तसलसल से हो रही थी कि ब्लैक गर्ल और उसके साथियों को अपनी जगहों से बाहर निकलने या इधर इधर हिलने की भी जरूरत ना हो रही थी। फायरिंग के साथ साथ बम भी फेंके जा रहे थे और बम कोठी के बाहर से अंदर फेंके जा रहे थे। इसका मतलब था कि कोठी को बाहर से भी घेरा जा चुका है। और फिर मुसलसल 10 मिनट तक दोनों फरीक अपनी अपनी जगहों पर दुबके मुसलसल एक दूसरे पर फायरिंग करते रहे। उसके बाद एक ताकतवर बम फेंका गया और उसके धमाके में फायरिंग की आवाजें दम गई, लेकिन धमाके की बाज़गश्त खत्म होते ही ब्लैक गर्ल और उसके साथी चौंक पड़े क्योंकि अब दूसरी तरफ से फायरिंग यकदम बंद हो चुकी थी और ब्लैक गर्ल ने भी चीख कर फायरिंग बंद करने के लिए कहा। वो चंद लम्हे अपनी जगहों पर दुबके रहे कि शायद ये भी हमला आवरों की चाल हो, लेकिन फिर एक आदमी ने हिम्मत की और वो आड़ से निकल आया। लेकिन जब दूसरी तरफ से कोई फायर ना हुआ तो सब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आए, लेकिन इन पर कोई फायरिंग ना हुई तो वो समझ गए कि हमला आवर अचानक फरार हो गए हैं। और उसी लम्हे उन्हें दूर से पुलिस गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए जो तेजी से नजदीक आते जा रहे थे और ये लोग भी शायद पुलिस की वजह से भागे हैं। सब फालतू आदमी नीचे तहखानों में चले जाएं, सिर्फ मुअक्कल और हेनरी यहाँ रह जाएं, ब्लैक गर्ल ने चीख कर कहा और दोनों के अलावा ब्लैक गर्ल के बाकी साथी तेजी से गायब होते चले गए। ब्लैक गर्ल ने चेहरे से नकाब उतारकर जेब में डाल दिया। उसी लम्हे पुलिस गाड़ियों के सायरन तेजी से कोठी के गिर्द फैलते चले गए और फिर कोठी का फाटक जोर जोर से धड़ाधड़ बजने लगा और ब्लैक गर्ल ने इशारे पर मुअक्कल ने आगे बढ़कर फाटक खोल दिया और पुलिस के कई अफसरान और सिपाही तेजी से अंदर दाखिल हुए। ब्लैक गर्ल ने आगे बढ़कर इनमें से एक बड़े अफसर का इस्तकबाल किया। शुक्र है ऑफिसर आप आ गए, वरना ना जाने ये डाकू हमारा क्या हशर करते। ब्लैक गर्ल ने बड़े खौफजदा से लहजे में कहा। डाकू? तो क्या ये हमला डाकुओं ने किया था? पुलिस ऑफिसर ने हैरत से सहन में बिखरे हुए स्टेन गनों की गोलियों के खोल और बमों के टुकड़े देखते हुए कहा। तो और कौन हो सकते हैं ऑफिसर, कोठी कॉलोनी से बिल्कुल अलहदा है। ब्लैक गर्ल ने भवें उचकाते हुए कहा। मगर मिस, डाकू बम तो नहीं फेंकते और फिर आपके साथियों के पास भी स्टेन गने हैं। पुलिस ऑफिसर ने इस बार कतरे दर्शत लहजे में कहा। हाँ, इसलिए तो डाकू अंदर नहीं दाखिल हो सके, वैसे हमारे पास इनकी बाकायदा इजाजतनामे और परमिट मौजूद हैं। ब्लैक गर्ल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। आपने अपना तारुफ नहीं कराया, आप लोगों को स्टेन गनों के परमिट कैसे मिल गए? पुलिस ऑफिसर के लहजे में हैरत थी। मुअक्कल कागजात ऑफिसर को दिखाओ, ब्लैक गर्ल ने मुअक्कल से मुखातिब होकर कहा और फिर वो ऑफिसर से मुखातिब हुई। आइए ड्राइंग रूम में बैठते हैं, फिर मैं अपना आपको तारुफ भी करा देती हूँ, ब्लैक गर्ल ने कहा और तेजी से बरामदे से मुल्हिका कमरे की तरफ बढ़ती चली गई। ऑफिसर भी सर हिलाता हुआ इसके पीछे चल दिया और फिर वो दोनों खूबसूरत अंदाज में सजे हुए वसी ड्राइंग रूम में पहुंच गए। तशरीफ रखिए ऑफिसर, ब्लैक गर्ल ने कहा और पुलिस ऑफिसर सर हिलाता हुआ एक कीमती सोफे पर बैठ गया। ब्लैक गर्ल ने इसके सामने वाला सोफा संभाला। मुझे मिसेस जॉर्ज कहते हैं, मैं तेल की तलाश की माहिर हूँ, आपकी हुकूमत के खसूसी बुलावे पर यहाँ आई हूँ। मेरा ताल्लुक एक्रीमिया से है और स्टेट गनों के परमिट भी आपकी हुकूमत ने खसूसी तौर पर जारी किए हैं। आप चूंकि पुलिस के जिम्मेदार ऑफिसर हैं, इसलिए आपको बताने में कोई हर्ज नहीं कि आपके हमसाया मुल्क की हुकूमत नहीं चाहती कि यहाँ तेल की तलाश जारी रखी जाए, इसलिए जो भी माहिर यहाँ आता है वो उससे कत्ल कर देते हैं। यही वजह कि आपकी हुकूमत ने मुझे 2 बॉडीगार्ड ले आने की ना सिर्फ हिदायत की बल्कि लाइसेंस भी जारी किए, और चूंकि आपके साथ दूसरे लोग थे इसलिए मुझे हमला आवरों को डाकू कहना पड़ा, वरना मेरा ख्याल है कि ये लोग आपके हमसाया मुल्क की तरफ से भेजे गए थे। वो पूरी तैयारी से आए थे लेकिन शायद आपकी गाड़ियों के सायरन सुनकर भाग गए, ब्लैक गर्ल ने तफसील बताते हुए कहा। और फिर उससे पहले कि पुलिस ऑफिसर को जवाब देता मुअक्कल एक बड़ा सा लिफाफा उठाए अंदर दाखिल हुआ। साहब को तमाम कागजात दिखाओ, ब्लैक गर्ल ने कहा और पुलिस ऑफिसर की गर्दन एक गैर मुल्की औरत की जुबान से अपने आप को साहब सुनकर कुछ और ज्यादा तन गई।
press the bell icon.